डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के मैथ्स में आज एक नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन ये शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है। ये अलजेब्रा में क्लास 6 से ही आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक वेरिएबल का। यहाँ पर क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल के साथ पढ़ना है। दो वेरिएबल मीन्स कि पहले से केवल x के साथ पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन को, x का वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर दो वेरिएबल मतलब x और y ले लीजिए, a और b ले लीजिए, m और n ले लीजिए, p और q ले लीजिए। इस तरह का दो वेरिएबल रहेगा, तो दोनों का वैल्यू आपको निकालना होगा उस दो इक्वेशन में। तो यहाँ पर पहले समझना है कि दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होगा। इस फॉर्म में ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y। इसके जगह पर कोई दूसरा भी वेरिएबल हो सकता है, p q हो सकता है, m n हो सकता है, a b हो सकता है। यहाँ पर a b c जो है ये x का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट और c जो है कांस्टेंट टर्म है। तो इन तीनों के स्थान पे कोई भी नंबर आपका हो सकता है, कोई भी नंबर मतलब कोई भी इंटीजर। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि x और y दोनों का वैल्यू आपको निकालना रहेगा और दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा। तो दो लीनियर इक्वेशन में से x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर दो मेथड सीखना है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसी जगह दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि एलिमिनेशन मेथड। तो आपने देखा यहाँ पर दो मेथड के साथ हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सीखना है इस क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन चैप्टर में। तो यहाँ पर पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने के लिए कोई भी दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको सीखने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ पर आपने इक्वेशन के रूप में देखा कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, मतलब कांस्टेंट टर्म जो इसका c है ये इक्वल टू के राइट साइड में रहेगा। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 2 हुआ, मतलब a, तो a1 कह लीजिए उसको, क्योंकि ये पहला इक्वेशन है। और y का जो कोफिशिएंट 1, ये b कहलाएगा। और दूसरा एक इक्वेशन और यहाँ पर दिया जा रहा है कि 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। ये आपने देखा कि दो इक्वेशन हमने लिया है कि एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, दूसरा 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको क्या करना है कि पहले इस दोनों का नाम दे देना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहले इक्वेशन से आप y का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2x। y का वैल्यू यदि हमें निकालना हो तो 2x को हमें इधर लाना पड़ेगा। तो ये y का वैल्यू हो गया 7 माइनस 2x। अब y का वैल्यू जो 7 माइनस 2x है, इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 में डाल देना है। तो यहाँ पर लिखना है पुटिंग y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर ये 4x माइनस 3 इंटू वाई के जगह पर हम देंगे 7 माइनस 2x इक्वल टू -1। ये आपका पुट कर दिया गया है बस इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आपका हो गया 4x माइनस 7 3 जा 21 और माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर 3 2 जा 6x और इक्वल टू -1। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 6x और 4x
मिल करके ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पर ये 21 इधर जाएगा तो ये प्लस 21 हो जाएगा और माइनस 1, तो x इक्वल टू ये 20/10 हो जाएगा। और ये कट करके मतलब यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिला 2। तो x का वैल्यू जो मिला, ये x का वैल्यू अब हम किसी एक में डाल सकते हैं। तो मान लो हम पहले में ही डाल दें कि पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यदि हम x के जगह पर डालते हैं 2, तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 4 हो जाएगा। ये 2 जब 4 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो y का वैल्यू हमें यहाँ पर 3 मिला। 7 में से 4 घट करके 3 मिला। तो ये आपने देखा कि इस इक्वेशन दिए गए दोनों लीनियर इक्वेशन को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखा है यहाँ पर। तो x का वैल्यू हमें 2 और y का वैल्यू 3, ये आया हमें आंसर के रूप में। ये आंसर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 ये सही है कि नहीं है, इसको हम लोग एग्ज़ाम के समय में चेक भी कर सकते हैं। वो कैसे कि ये x और y का वैल्यू इसमें हम यदि डाल दें तो इस इक्वेशन को यह सेटिस्फाई करना चाहिए। इन x के दोनों x और y दोनों के वैल्यू यदि इसमें डाला जाए तो ये यदि सेटिस्फाई करता है दोनों इक्वेशन को, तो हमारा आंसर x और y का जो मिला वो सही है, अन्यथा ये गलत होगा। और इसी इक्वेशन को यदि हम एलिमिनेशन मेथड से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से इसी क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। जैसे मान लो ये हम ऐसी इक्वेशन को लेते हैं जिससे कि आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो इसको हम 1 मान रहे हैं, और 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1, ये 2 नंबर इक्वेशन है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे दोनों इक्वेशन का, जैसे यहाँ पर देखो 2x वाले को यदि हम इक्वल करना चाहें तो इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x में 4 से करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, और एक इसमें 2 नंबर में 2 से करना पड़ेगा। तो ये यदि 4 से करेंगे यहाँ पर 2x को तो 4 2 8x, और 2 से इसको करेंगे तो 4 2 8x। तो ये मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं। तो x वाले टर्म को आप बराबर कर दीजिए या फिर y वाले टर्म को बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि y टर्म को बराबर करने के लिए हम लोगों को सीधे यहाँ पर 3y है दूसरे में, तो इसको केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह भी 3y हो जाएगा, और y टर्म हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो जिस किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल उसी टर्म को नहीं, पूरे इक्वेशन को हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो y को हमें बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से, और इसमें भी 3 से। तो इस तरह से हम लोगों को करना है। तो यहाँ पर हम y को इक्वल पहले कर रहे हैं, तो इसमें लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटू 3 एंड, तो केवल एक में हम 3 से मल्टीप्लाई करके तो क्या देखेंगे कि 3 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 6x होगा, और ये 3y होगा, और इक्वल टू 7 3 21 होगा। ये इक्वेशन को आपने देखा कि 1 नंबर इक्वेशन को 3 से हमने मल्टीप्लाई करके ये हमें नया इक्वेशन मिला। अब हम 2 नंबर इक्वेशन को कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सीधे 2 नंबर इक्वेशन को इसके नीचे डाल देना है। तो ऐसा हुआ, ऐसा। तो ये 2 नंबर इक्वेशन को जस्ट लाइक क्वेश्चन हम लोग सीधे डाल दिए। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है कि ये 3y प्लस में है, 3y माइनस में है, तो ऐसे ही ये टर्म दोनों कट जाएगा, मतलब y टर्म खत्म हो जाएगा, फिर x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कैसे खत्म हुआ, ये कैसे कटा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों साथ में है, मतलब ऐड कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 3 एंड ऐड विथ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर ऐड करने पर क्या होगा, अब यदि हम x टर्म को इक्वल किए होते तो यहाँ पर माइनस करना पड़ता, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता।
क्यों? क्योंकि हमें उसको काटने की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पर आपने देखा ये ऐड करने पर सीधे ये 3y प्लस वाला 3y माइनस वाला ये आपस में कट जा रहा है, तो ये हमारा बच जा रहा है। इसको जोड़ने पर 6x और 4x को जोड़ेंगे तो 10x, और यहाँ पर 21 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 20, और इस तरह से x इक्वल टू 20/10 मतलब ये 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 हमारा x का वैल्यू निकलता है। जैसे कि इसी इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया था, यहाँ भी x का वैल्यू निकला था 2, और यहाँ एलिमिनेशन मेथड से बनाने में भी x का वैल्यू 2 हमें निकला। तो कैसे x का वैल्यू निकला आप समझ रहे हैं, और इस x का वैल्यू अब किसी एक में डाल देना है। ये दो इक्वेशन पहले से दिया गया हुआ है, इस दोनों में से किसी में, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिखें कि पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे मान लो हम 1 में ही यदि डाल दें तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2, x के जगह पर हमने 2 डाला, एंड प्लस y इक्वल टू 7, तो ये 4 प्लस y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 4, देयरफॉर y इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि ये जो इक्वेशन हमें निकला, ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन दिए गए दोनों इक्वेशन को सॉल्व हमने किया एलिमिनेशन मेथड से, तो कैसे x का वैल्यू और y का वैल्यू इजीली निकल गया है, जिसे आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, और ये हमारा आंसर हो रहा है। तो आपने देखा कि दिए गए एक ही एग्जाम्पल, हमने एक ही एग्जाम्पल, एक टाइप का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, दो लीनियर इक्वेशन, और दोनों को अलग अलग मेथड से समझाने की हमारी कोशिश हुई है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन जब आप एक्सरसाइज या एग्जाम्पल बनाने बैठेंगे तो एक्सरसाइज भी बनाना है इस चैप्टर का और एग्जाम्पल्स भी बनाना है। तो दोनों को हमें कभी एग्ज़ाम में यदि देता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व कीजिए तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कीजिए, नहीं यदि लिखा रहता है तो आप एलिमिनेशन मेथड ही कॉमन मेथड है और आप एलिमिनेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन को बना डालिए। तो ये इस तरह का आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने का तरीका आपको 10th में करना है। ये इसके बाद एक ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने अभी यहाँ पर देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए, हालांकि इस साल कोरोना के कारण आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस चैप्टर से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, बट आपको सीख लेने में क्या दिक्कत है, सीख लेना ज़रूरी है। परीक्षा में आए नहीं आए क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी इसके बाद देख लीजिए। देखें तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि 2 लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जिसको इस फॉर्म में कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको देख करके कॉम्प्लेक्स टाइप का दिमाग में नहीं लगना है कि इसको जैसे x के जगह पर जो नंबर रहेगा वो a1 हुआ, y के जगह पर जो y के कोफिशिएंट के जगह पर जो रहेगा वो b1 हुआ, और कांस्टेंट टर्म जो पहले इक्वेशन का है वो आपका c1 हुआ। दूसरी इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो a2 हुआ, y का कोफिशिएंट है वो b2 हुआ, और कांस्टेंट टर्म जो है वो दूसरे इक्वेशन का वो आपका c2 हुआ। तो ये आपका इस फॉर्म में आपका 2 इक्वेशन दिया रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये एक टेबल टाइप का फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो आपको याद भी कर लेना है। ये याद रखना है कि x एक पहले हम लोग किनारे में रखे, फिर y और लास्ट में 1 लिखा गया है, और वहाँ पर इस तीनों के लिए 4 भाग में यहाँ पर बांटा हुआ है। किनारे में, पहले किनारे में x बगल से b1 b2 और 1 के तरफ से b1 b2 लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा कि b1 b2 दोनों किनारे पे रखना है, और x के तरफ से b1 b2 के बाद c1 c2 और फिर a1 a2 और फिर ये b1 b2 तो आपका है।
अब इसे इस तरह से इस फार्मूला के हिसाब से बैठा देना है हमें, इसमें का दिए गए इक्वेशन के हिसाब से नंबर कि A1 के जगह पर क्या है, B1 के जगह पर क्या है, C1 के जगह पर क्या है, इस तरह से लेकर के इक्वेशन से हमें बैठा देना है। अब क्या करना है, सो देखिए कि ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर से नीचे की ओर और फिर माइनस करना है। ध्यान रखने वाली बात होगी, ऊपर से नीचे की ओर लेना है, मल्टीप्लाई करना है मतलब B1C2 और माइनस होगा B2C1, मतलब फिर नीचे से ऊपर की ओर जाना है। यहाँ पर समझने वाली बात यही है मेन कि B1C2 माइनस B2C1 ऐसे लिखना है। फिर ये ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, फिर ऊपर से नीचे की ओर और माइनस नीचे से ऊपर की ओर। तो ये अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, तो ये देखना है कि ये डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर मतलब B1C2 माइनस B2C1। तो x निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि x बाई B1C2 माइनस B2C1, फिर y के नीचे हम लोगों को क्या रख देना है C1A2 माइनस C2A1 और यहाँ पर इक्वल टू 1 के नीचे क्या रख देना है A1B2 माइनस A2B1। ये देखिए कैसे हम लोगों ने लिखा कि x के नीचे हम लोगों को B1C2 माइनस B2C1, y के नीचे C1A2 माइनस C2A1, 1 के नीचे A1B2 माइनस A2B1, ऐसा लिख करके अब इस जगह पर B1C2 इसमें का आपका दिए गए इक्वेशन का नंबर होगा जिसे हमें सॉल्व कर लेना है। और एक बार x वाला टर्म और 1 वाले टर्म को एक तरफ रखना है और आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका फार्मूला के रूप में इस तरह का आप याद रखेंगे कि 1 बाई A1B2 माइनस A2B1। ये इससे अब x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर, और फिर y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है y बाई C1A2 माइनस C2A1 एंड इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस A2B1। ये आपने देखा कि x वाले टर्म को हम लोग 1 के वाले टर्म के साथ इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से, और y वाले टर्म के साथ 1 वाले टर्म को यदि हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये बस मेथड हमने सिखा दिया है। अब आप एक्सरसाइज का बुक से बना लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इम्पोर्टेंट कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन आपको सीख लेना चाहिए। यहाँ पर हमने इसलिए मेथड समझा दिया है, बस इसमें केवल एग्जाम्पल के लिए आपको बस दिए गए इक्वेशन का A1 B1 C1 ये सब डालना है और इस तरह से आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा दिए गए दो लीनियर इक्वेशन को तीन मेथड से सॉल्व करने का तरीका आप लोगों ने समझ लिया है। इसके बाद हम लोगों को ये देखना है कंडीशन, किस कंडीशन में इक्वेशन होने से वो उसका हम किसी भी मेथड से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसका कंडीशन हम लोगों को जानना है, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको देखना है कंडीशंस फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो आपका लीनियर इक्वेशन किस कंडीशन में किस फॉर्म में रहता है ये आप जान रहे हैं पहले से, कि इस दिए गए जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, तो इस कंडीशन में आपका लीनियर इक्वेशन दोनों दिया रहेगा। अब आप पहला कंडीशन देखना है कि यदि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 यदि हम लिखते हैं और ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, यहाँ समझने वाली बात होगी, मेन चीज़ समझना है ये कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, कि किसी दिए गए दो इक्वेशन को देख करके ही हम कैसे समझ सकते हैं कि इसका x और y का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। तो यदि आपके दोनों इक्वेशन के द्वारा A1 बाई A2 और B1 बाई B2
का वैल्यू यदि नॉट इक्वल हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए कि इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 देन इक्वेशन then has a unique solution, then unique solution मतलब कि दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो निकलेगा और सब दिए गए अलग अलग इक्वेशन का अलग अलग सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आपने अभी देखा कि पहला कंडीशन में हमने देखा ये कि यदि a1 by a2 और b1 by b2 नॉट इक्वल हो देन यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब कि दिए गए एक दोनों इक्वेशन का x और y का वैल्यू निकलेगा, मतलब x का अलग वैल्यू y का अलग वैल्यू ज़रूर निकलेगा। ऐसा कंडीशन यदि हो तो, और निकालने का तरीका आप तो जान ही रहे हैं, तीन मेथड आपने सीखा अभी तक। फिर दूसरा कंडीशन है कि यदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ऐसा यदि हो जाए कि a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 यदि करें और तीनों का रेशियो इक्वल आ जाए तो ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मतलब कहने का कि इस दिए गए दोनों इक्वेशन का ढेर सारे x और y का वैल्यू निकलेगा। मतलब यहाँ पर लिखना क्या होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि यदि ऐसा हुआ कि a1 by b2, b1 by b2 और a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों का रेशियो यदि इक्वल निकल जाए तो ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा। तो आपने दो कंडीशन सीख लिया है और तीसरे कंडीशन में एक और तरह की बात देखना है कि यदि a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल हो बट c1 by c2 नॉट इक्वल हो। आपने देखा कि a1 by a2 और b1 by b2 का रेशियो इक्वल हो, लेकिन इन दोनों रेशियो के साथ c1 by c2 का रेशियो इक्वल ना हो, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब कि देन नो सॉल्यूशन। तो आपने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर सीख ली है अभी तक कि देख के ही किसी दिए गए दो इक्वेशन का हम लोग समझ लेंगे कि इस दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कैसा निकलेगा। तो आपने देखा पहले कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन है, दूसरे कंडीशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और तीसरे कंडीशन में नो सॉल्यूशन। इसको आप बनाने के लिए, नो सॉल्यूशन का मतलब कि इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पर जिस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना निकले वो आपका इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर अब कोई एक इक्वेशन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिए, तो इस कंडीशन वाले मेथड को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये दो लीनियर इक्वेशन लिया है कि 2x + 5y = 17 एंड 5x + 3y = 14। इसमें आपको ये कहना है कि इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये पहले देख लीजिए, और यदि निकलेगा तो कैसा सॉल्यूशन होगा और उसको निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि a1 by a2 पहले निकालेंगे। तो a1 जैसा कि आप जानते हैं कि a1 x का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन का तो ये 2 है, और b1 दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट तो ये 2/5 हो गया। फिर b1 by b2 यदि हम यहाँ पर निकालें तो ये y का कोफिशिएंट मतलब 5 है ये, और y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन का मतलब 3 है ये। तो आपने क्या देखा कि a1 by a2 2/5 आया और b1 by b2 5/3 आया। मतलब क्या कि a1 by a2 इज़ नॉट इक्वल, हमें यहीं पर मिल गया कि b1 by b2
A1/A2 और B1/B2 हमने जैसे ही डाला इक्वेशन से कि हमें दिख गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नहीं है इक्वल, तो हमें क्या चाहिए मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो देन यूनिक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिलेगा। तो गिवन सॉल्यूशन, देयरफॉर गिवन इक्वेशन has unique solution। तो आपने यहाँ पर देखा कि यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा मतलब x और y का वैल्यू निकलेगा। तो x और y का वैल्यू अब निकालने का तरीका आपको 3 मेथड सिखा दिए हुए हैं। बस दोनों का किसी भी मेथड से आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कीजिए या फिर यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कीजिए और यूनिक सॉल्यूशन निकाल दीजिए। सपोज कीजिए यदि ऐसा होता कि ये तीनों A1/A2, B1/B2, C1/C2 यदि तीनों इक्वल आ जाता तो हम लोग सीधे लिख देते इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यदि इस कंडीशन में आता तो हम लोग सीधे लिख देते नो सॉल्यूशन होगा। तो आपने यहाँ पर देखा ढेर सारे क्वेश्चंस इस कंडीशन पे आधारित आपके बुक में एक्सरसाइज के रूप में और एग्जाम्पल के रूप में आपको मिलेगा। उस सब को बनाइए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, फिर कॉपी तैयार कीजिए। मतलब पूरा आपको रेडी कर लेना है बना करके, इस तरह से समझ करके जो भी प्रॉब्लम आवे वह पूछने के लिए आप हमेशा वेलकम है। तो इसके बाद लीनियर इक्वेशन में जो आपका सिलेबस बचता है वो है आपका वर्ड प्रॉब्लम के रूप में आपका क्वेश्चन दिया गया रहेगा। जैसे अभी तक जो आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन जो दिया रहता है वो स्पष्ट लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहता है, 2 इक्वेशन, और आपको सॉल्यूशन निकालने का ढेर सारे मतलब 3 तरीका आपको आ गया हुआ है। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा यह भी पता हो गया। अब जो पढ़ना है वह वर्ड प्रॉब्लम के मतलब लैंग्वेज में क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा। उस लैंग्वेज के क्वेश्चन में से मतलब वर्ड प्रॉब्लम में से इस तरह का 2 इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा और फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1-2 एग्जाम्पल लेकर के आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश हो रही है, बस आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने इस वीडियो में 2 दिए गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का 3 मेथड के द्वारा सॉल्यूशन निकालने का तरीका आपने सीख लिया है। फिर उसका कंडीशन भी जान गए हैं कि किस कंडीशन में इक्वेशन रहेगा तो कैसा रिजल्ट आएगा, उसका कैसा सॉल्यूशन आएगा। अब इसको आप बनाएंगे और वर्ड प्रॉब्लम के बारे में जो बात हमने कही है थोड़ी देर पहले, तो वो अब चूँकि लंबा हो गया आपका ये वीडियो, तो इसको वर्ड प्रॉब्लम को अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप अपने होमवर्क के रूप में लिखिए कि डू एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स, डू एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स। और कोई भी प्रॉब्लम इस सारे तरह के क्वेश्चन बनाने में हो तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, उस पर आप बताएंगे अपना प्रॉब्लम। तो 8873888324 ये आप बनाएंगे, इसको बना करके पूरा करेंगे और जो प्रॉब्लम हो उसे पूछेंगे। थैंक यू।